अगर हम एडिक्शन को डिफ़ाइन करें तो बेसिकली एडिक्शन एक डिज़ीज़ है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक इनेबिलिटी है किसी चीज़ को जानते हुए भी कि वो आपको हार्म करेगी, उसको स्टॉप करने की। जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ हो गए या फिर आपके गेमिंग डिसऑर्डर्स, गैम्बलिंग डिसऑर्डर्स, इस तरीके की काफ़ी डिसऑर्डर्स होते हैं। थोड़े बहुत अगर आप कहें तो फूड को लेके भी होता है, व्हेन यू आर टू मच इन्वॉल्व्ड इन फूड एडिक्शन, एंड देन इंटरनेट एडिक्शन। बेसिकली हमारे जो भी सेंसेस हैं उन सेंसेस से रिलेटेड हो गया, राइट? ये प्लेजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। जब हमने इट डिस्कस किया था और वो जो प्लेजर प्रिंसिपल पे, तो इंसान उसी प्लेजर प्रिंसिपल में जब फंस के रह जाता है उसे एडिक्शन कहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो चीज़ आपको नुकसान देगी आगे। बेसिकली ये आपके रिवॉर्ड सर्किट्स को हाईजैक कर लेता है, आपके बेसिक लिम्बिक सिस्टम को, जिसमें आपकी बेसिक चीज़ें आती हैं जैसे कि आपके सेक्स ड्राइव, आपकी फूड ड्राइव, थर्स्ट, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपकी ज़िंदगी चलती है वो कंट्रोल करता है। ये दूसरी एक और ब्रेन के साइड को इफ़ेक्ट करता है विच इज़ आवर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेसिकली वो जगह है जहाँ से हम डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग। बट जब ये हाईजैक हो जाता है तो हमारा दिमाग उस तरफ नहीं चलता कि हम डिसीजन ले सकें, हम अपनी बेसिक नीड्स समझ करके इसे चलाते रहते हैं। और स्पेशली टीन्स काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के, बिकॉज उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना डेवलप नहीं होता। अगर इसके अलावा हम कॉजेज़ की बात करें तो वो हो सकता है कि आप किसी अल्कोहलिक के साथ भरे हुए हैं, आपने हमेशा देखा है कि वो पीते हैं और वही चीज़ आपने भी अपने में ढाल ली, या फिर आपके साथ बचपन में अब्यूज़ हुआ है या किसी तरीके का ऐसा ट्रॉमा आपने झेला है। ये भी काफ़ी रीज़न तो उसको कोप अप करने के लिए हम किसी सब्सटेंस पे डिपेंड हो जाते हैं, right? हाँ जी। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस, मतलब एक नॉर्मल आम जिंदगी से ज़्यादा आपने किसी तरीके का स्ट्रेस झेला है तो वो भी एक कारण हो जाता है कि आप सब्सटेंस अब्यूज़ पे आएँ या किसी टाइप की एडिक्शन में आ जाए, गैम्बलिंग हो या कुछ भी। इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप अपनी फैमिली से दूर हो सकते हैं, आपके काम पे काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं, आपके रिलेशनशिप पे काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं, आप काफ़ी लोनली फील करते हैं। ये काइंड ऑफ एक लूप हो जाता है। इनफैक्ट लोनलीनेस पे काफ़ी स्टडीज़ हैं इन चीज़ों पे लेकर के। सबसे पहली स्टडी अगर एडिक्शन से लेकर के हुई थी तो वो 20th सेंचुरी में हुई थी, जिसमें बेसिकली एक रैट केज बनाया था, और पहले के तो एनिमल्स पे ज़्यादा थे। तो उस रैट केज में ये था कि सिर्फ एक केज बना हुआ था जिसमें एक रैट को रखा हुआ था, और उसे 2 टाइप ऑफ बॉटल्ड वाटर दी हुई थी, एक में ड्रग्स थे और एक में नहीं था। सो ये देखा गया कि वो रैट ज़्यादातर जो ड्रग वाटर है उसकी तरफ ज़्यादा जाता था बजाय कि नॉर्मल वाटर की तरफ। ये काफ़ी टाइम एक्सपेरिमेंट चला, और काफ़ी नॉर्मल चीज़ ये है कि अगर आप काफ़ी दिन तक ड्रग्स लेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आप ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे। बट ये नहीं है, ऐसा रीज़न नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ड्रग्स लेते हैं कुछ दिन और फिर वो ड्रग एडिक्ट नहीं होते। सबसे एक ईजी तरीका इसका ये है जानने का कि अगर आपको किसी टाइप का फ्रैक्चर होता है और आपको सबसे पहले जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको वो डायमॉर्फिन चढ़ाएंगे, विच इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ हेरोइन। बट क्या आप बाहर निकल के ड्रग एडिक्ट होते हैं? नहीं, बिकॉज उसका बहुत बड़ा रीज़न आगे जाकर के पता चला जब 70s में जाकर के फिर से एक्सपेरिमेंट्स हुए, ब्रूस अलेक्जेंडर ने किए थे। तो ब्रूस अलेक्जेंडर का एक्सपेरिमेंट सिमिलर था इसी रैट केज से लेकर के, और उन्होंने ये देखा कि इस रैट के पास कुछ नहीं करने के लिए सिवाय बॉटल्ड वाटर्स के। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसके पास कुछ हो करने के लिए तो फिर क्या होगा। सो व्हाट दे मेड वाज, रैट केज की जगह दे मेड अ रैट पार्क, which meant basically it was a heaven for them. They basically put cheese, friends, mates, and lots of balloons and everything, balls to play with. It was basically a heaven. और फिर वो बॉटल्ड वाटर्स रखे जिसमें एक में ड्रग था और एक में नहीं था। Now the fantastic part about the experiment was that ये रैट्स नॉर्मल वाटर की तरह जा रहे थे बजाय कि ड्रग्ड वाटर की तरफ। और देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नहीं रैट्स से, मतलब हैं, ऑब्वियसली वी लाइक टू थिंक लाइक दैट, बट कुछ चीज़ों में सिमिलरिटी, फंडामेंटली बहुत कुछ सिमिलर है। तभी जितनी भी स्टडीज होती हैं पहले रैट्स पे होती है, बाद में हमारे ऊपर होती है, राइट? सो इंसानों पे इतनी स्टडी उस टाइम करनी नहीं पड़ी बिकॉज 70s में वियतनाम वॉर चल रही थी, और वियतनाम वॉर की एक सबसे ख़ास बात ये थी कि जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ और इन सब में थे।
बट यही सोल्जर्स जब वापस आए तो इकोनॉमी को ये डर था कि ये सारे ड्रग एडिक्ट्स हो जाएंगे, जंकीज़ बन जाएंगे, रास्ते पे ऐसे होमलेस. बट दैट डिडंट हैपन. When they came back home, 95% of them stopped because they were in a safer environment with their families, friends, relatives, and everyone. Rather, in the war, they were around people who were fighting, they were in a stressful situation, so they were into drug abuse. द पॉइंट इज कि अगर हमारे पास में कुछ है करने के लिए तो फिर ये जो एडिक्शन है वो हमारे ऊपर इतना हावी नहीं हो सकता है. बट जो खाली है, जैसे बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वहाँ पर किसी भी तरह के एडिक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. हाँ. तो अगर किसी भी तरह के एडिक्शन का रूट कॉज समझा जाए, फिर वो एडिक्शन चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे वो अल्कोहल से हो, सिगरेट से हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से हो, चाहे फूड से हो, चाहे गैम्बलिंग से हो, चाहे गेमिंग से हो, किसी भी तरह के कोई भी ये जो एडिक्शंस होते हैं जो बेसिकली शॉर्ट टर्म में तो हमको प्लेजर देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको हार्म करते हैं, तो उस प्लेजर की वजह से हम उसमें जा करके स्टक हो जाते हैं. हम मतलब क्या, हमारी जो ब्रेन है वो एक रेपिटेटिव पैटर्न में चली जाती है. बट यहाँ पर भी एक कंडीशन आ गई कि अगर उसके पास में कुछ और है करने के लिए जो कि प्लेजरेबल है, वो सोशली इन्वॉल्व है और लोगों के साथ में उसके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, या उसके पास में करने के लिए कोई प्रोडक्टिव काम है, या वो अपनी लाइफ को एक्चुअल में एंजॉय कर रहा है या कर रही है विदाउट दी सब्सटेंसेस, तो फिर एडिक्शन होने के चांसेस कम है. क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये सब कुछ करते हैं लेकिन मॉडरेशन में करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लेकिन लिमिट में, या थोड़ा बहुत कुछ देखा भी मोबाइल पे या इंटरनेट पे, लिमिट में. कहने का मतलब है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एडिक्ट हो जाते हैं, दूसरे जो नहीं होते हैं. इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एडिक्शन? इसके रूट कॉज में पहले हम बायोलॉजिकली शुरू करते हैं. तो सबसे ज़्यादा एडिक्शन के चांसेस आपकी यंग एज में होते हैं. यंग एज मतलब टीनेज ईयर्स, बिकॉज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना डेवलप्ड नहीं होता, जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है आपके ब्रेन का. तो ये काफ़ी बड़ा रूट कॉज है कि आप किस एज में स्टार्ट करते हैं. अगर आपने ड्रिंकिंग कम एज में स्टार्ट की है तो ऐसी हाई पॉसिबिलिटी है कि आप एडिक्ट बनेंगे बजाय कि एक लीगल ड्रिंकिंग एज के बाद. इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं. जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसके फंक्शन को अगर और थोड़ा डीप में हम समझने की कोशिश करें तो यू आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग. कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म में क्या सही है और लॉन्ग टर्म में क्या सही है, इसके फ़र्क को हम देख पाएँ. वो आता है एक्सपीरियंस से. तो टीनेज में क्या है, एक्सपीरियंस ही नहीं है. बच्चों में और टीनेजर्स में तो एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी लाइफ का कुछ ज़्यादा. उनको पता ही नहीं है एक्सपीरियंशियली कि इसकी वजह से 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल वो दिन में 8 घंटे मोबाइल पर है तो उनको ये नहीं पता है कि इसकी वजह से 8 साल बाद क्या होने वाला है. एक्सपीरियंशियली उनको नहीं पता है. उनके पेरेंट्स को पता है, वो भी थ्योरेटिकली पता है क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि वो तो दिन में 1-2 घंटे यूज़ करते हैं. तो जिसने किया है और जिसने भुगता है उसको तो पता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है. मानो ये सब करने की वजह से जो पूरा पॉस्चर है बॉडी का वो खराब हो गया है, और मान लो किसी को स्लिप डिस्क हो गई है, तो उसको तो पता है उसका पेन क्या होता है, उसको तो पता है कि उसकी वजह से लाइफ कितनी बुरी तरीके से इफेक्ट होती है. लेकिन बच्चों को, टीनेजर्स को पता ही नहीं है. तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक सबसे स्पेशली बच्चों के लिए कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी की, एक सेंस ऑफ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एडिक्शन का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम आइसोलेटेड फील करते हैं, हम लोनली फील करते हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ में अपना ध्यान लगाएं जो कि प्लेजरेबल हो. तो वो जो सेंस ऑफ सपोर्ट है, स्पेशली बाय पेरेंट्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, फ्रेंड्स और रेस्ट ऑफ द फैमिली, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर एन अडल्ट. बिकॉज व्हेन यू हैव अ सेंस ऑफ सपोर्ट, व्हेन यू डोंट फील लोनली, आप उस चीज़ में इतना ध्यान नहीं दोगे अपने रिलेशनशिप को, बिकॉज रिलेशनशिप इज ऑल्सो प्लेजरेबल. यू गेट अ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट. एब्सोल्युटली. उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. जब हम बात करते हैं एडिक्शन प्रिवेंशन की, तो एडिक्शन प्रिवेंशन में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, अ सेंस ऑफ सपोर्ट शुड बी देयर. और वो अब कैसे होगा प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया है कि हर दूसरा टीनेजर, हर दूसरा बच्चा एडिक्टेड है अपने फ़ोन से, अपने टैबलेट से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से. आजकल तो क्लासेस तक ऑनलाइन हो गई हैं. तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो अब हुआ क्या है कि अगर आप ये मान करके चलो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अगर एडिक्ट हो गए हैं, तो वो जो नहीं भी हैं और वो किसी के साथ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो अगर उनको उनके साथ में इन्वॉल्व होना है तो एक पीयर प्रेशर आ गया ना. तो या तो उनको उन्हीं के लेवल पर आकर के उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा. मान लो वो कोई गेम खेल रहे हैं, तो ऑनलाइन कोई गेम खेल रहे हैं, तो उनको भी या तो ऑनलाइन गेम खेलनी पड़ेगी, तब दोस्ती होगी. क्योंकि ऑफलाइन खेलने वाले ही बहुत कम रह गए हैं.
और धीरे धीरे और कम होता चला जा रहा और है। कोविड सब की कुछ वजह से अब ऑनलाइन में ज़्यादा। शिफ्ट हो रहा है। कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है आज के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो? Let's say prevention is better than cure. So we discussed the prevention part. The cure is very different. It's more on the basis of therapies, behavioral therapies हैं, और अगर सब्सटेंस अब्यूज़ को लेके बात करें तो अल्कोहलिक एनोनिमस और ऐसे ऐसे काफ़ी ग्रुप्स होते हैं जो कि फिर से सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन वगैरह। रिहैब्स हैं और है, राइट। बट फिर रिहैब में भी सेम सिस्टम होता है, 12 स्टेप प्रोग्राम होता है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको थोड़ा सा वो गाइड करते हैं। अभी अगर हम बच्चों की और टीनेजर्स की बात करें, उनको तो रिहैब नहीं भेज सकते, वो तो घर में ही है और वो एडिक्ट हो गए हैं। मान लो कोई टीनेजर है जिसको लीगली अलाउड नहीं है पॉर्न देखना, लेकिन किसी तरीके से अपना कोई फेक अकाउंट बना करके कुछ करके किसी तरीके से बैंड साइट्स को भी वो एक्सेस कर रहा है और वो देख रहा है, या वो गेमिंग से एडिक्ट हो गया है, या और कुछ नहीं तो यूट्यूब से एडिक्ट हो गया है। अब उस एडिक्शन से उसको बाहर कैसे निकाला जाए? उन टीनेजर्स को, उन स्टूडेंट्स को जो कि अभी कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं। एक तो है पेरेंटल प्रेशर की वजह से बाहर निकले, बट फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि कोई अथॉरिटी आ गई तो वो फिर उसको छुप छुप करके करेंगे। जितना पेरेंट्स मना करेंगे उतना ही छुप के करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। करेंगे तो सही। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स भी हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको हम क्या ऐसा सजेशन दे सकते हैं या क्या ऐसी टिप दे सकते हैं जो उनको हेल्प कर सके इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए? They need to form relationships which are not virtual with their families, with their friends, and actually have a conversation, make a conversation, because maximum families में ऐसा होता है that the parents are working, बच्चे अकेले हैं, इनकी कोई बात नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। फ्रेंड्स के साथ भी सेम ही चीज़ है। रिलेशनशिप का आइडिया यहाँ पे काम नहीं आएगा क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं और पेरेंट्स अपने में बिजी हैं। ये थ्योरेटिकली तो अच्छा है, प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है। तो अब यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि एक्सपीरियंशियली जब तक उनको उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, जो भी वो अभी गलत कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से वो एडिक्टेड है, तब तक वो उसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो इफेक्ट दिखेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। आई थिंक यंगस्टर्स को काफ़ी ज़रूरत है कि वो कॉन्शियसली डिसीजन लें, बिकॉज एक टीनेजर और यंगस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उनका ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है, वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो अपने प्लेजर प्रिंसिपल को छोड़ करके आगे की चीज़ें भी देख सकते हैं। तो एक कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग रहेगा। इसके अलावा उन्हें किसी और चीज़ में इन्वॉल्वमेंट देखनी पड़ेगी जिससे उन्हें प्लेजर मिले, बी इट एकेडमिक्स, बी इट स्पोर्ट्स, या वो कुछ उनकी हॉबीज़ हैं, पेंटिंग वगैरह, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें उनका ध्यान लगे। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हु स्टार्ट स्मोकिंग बिकॉज़ उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, बिकॉज़ उनके कलीग कर रहे हैं, सो दे स्टार्ट स्मोकिंग। बट ऐसा भी होता है कि दे डोंट गेट एडिक्टेड टू इट। लाइक ठीक है, वी आर इन अ ग्रुप, आई जस्ट टेक 1 puff or 2 puffs एंड देन आई पास इट ऑन। ऐसा सोचना अपने आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऐसा सोच करके हमने 1-2 पफ लिए तो वो पर्सन गया, क्योंकि ऐसी तो शुरुआत होती है। क्योंकि वो कहते हैं एडिक्शन तो औरों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो टीनेजर्स हैं और जो बच्चे हैं और जो यंगस्टर्स हैं, उनकी अभी जो ब्रेन है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो फ्यूचर को देख सके, फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सके। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। उनको नहीं पता कि अभी जो वो कर रहे हैं, मान लो 15 साल की एज में, उसकी वजह से 30 साल की एज में उनके साथ क्या होने वाला है, उनको नहीं पता है। और उन्हें पता भी है तो आई थिंक दे हैव दिस टेंडेंसी जो हम सब में होता है कि हमारे साथ वो चीज़ नहीं होगी। एग्जैक्टली हाँ, कि वो मेरे साथ नहीं होगा, वो तो औरों के साथ में होता है, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। जैसे चारों तरफ डेथ हो रही होती है, लेकिन इंसान क्या सोचता है कि डेथ हमेशा उसकी होती है, मेरी नहीं होती है। कोई सोचता तक नहीं है ऐसा। जाते भी हैं तो अपना बस गए, फॉर्मेलिटीज़ करी और आ गए। नोबडी थिंक्स कि आई एम गोइंग टू डाई। अब ये तो सोल्यूशन नहीं है कि उनको वो एक्सपीरियंस करा दिया जाए। अगर ये हो जाए प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा है, बट अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी है। फ्यूचर में हो सकता है हो भी जाएगा कि देखो अभी आप ये जो कर रहे हो ना, इसकी वजह से देखना है आपको क्या होने वाला है 10 साल बाद। आओ आपको दिखाते हैं, ब्रेन में कुछ प्लग किया और फिर उसको दिखाए, देखो ये पेन होने वाला है आपको अगर अभी आप नहीं रुके तो एक्सपीरियंशियली उसको समझ आ गया है, अब वो बच सकता है। अब उसके अंदर एक फियर आएगा, क्योंकि 2 ही तरीके हैं ना एक इंसान को कंट्रोल करने के, पेन और प्लेजर। बायोलॉजिकली अगर बात करी जाए तो या तो डिजायर फॉर प्लेजर हो या फियर ऑफ पेन हो। तो अगर वो पेन एक्चुअल में उसको एक्सपीरियंस करा दिया अभी तो काम हो जाएगा, बट फिलहाल अभी हमारे पास में ये सोल्यूशन नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करते। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? आई एम जस्ट थिंकिंग
हम ये कह रहे हैं कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है, उनकी जो ब्रेन है वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो अपने सही गलत को समझ सके और सही डिसीजंस ले सके। तो क्या हो उनको अगर डेवलप कर दिया जाए यंग एज में ही, दिस इज नीड ऑफ द आवर। इनफैक्ट जो बच्चे हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं है आज की डेट में, हैं बड़े इंटेलिजेंट। तो क्या हो कि ऐसी जो बातें हैं, इस लेवल की जो बातें हैं, जो अभी ये पॉडकास्ट है, इसको बच्चों को दिखाया जाए। बच्चे मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद में 12-13 साल 14 साल, उससे क्या होगा, उनकी ब्रेन डेवलप होने लग जाएगी, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगी। क्योंकि अगर उनको बायोलॉजी के भरोसे छोड़ दिया वो तो उनको फंसा देगी, क्योंकि एक तरफ है उनकी बायोलॉजी जो उनको फंसाती है, जो आपने रैट का एग्जाम्पल दिया, दूसरी तरफ से है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके पीछे जो एल्गोरिथम काम कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। वो करोड़ों अरबों ब्रेन्स को स्टडी करके कुछ पैटर्न्स निकाल रहा है और उसको एग्जैक्ट पता है कि इस वक्त आपको क्या दिखाया जाए जिसकी वजह से आप अगले 1-2 घंटे के लिए तो गए, मतलब कैसे आपको एडिक्ट बनाया जाए। क्योंकि क्या है कि उसमें कुछ करना ही नहीं है ना, बस बैठ जाओ पैसिवली, बाकी सब कुछ अपने आप होता रहेगा, एक के बाद एक अपने आप ही आता चला जाएगा। बेस्ड अपॉन आप क्या देख रहे हो उसी से रिलेटेड आपको दिखता रहेगा, और फिर जितना और देखोगे और दिखता रहेगा। तो नॉन स्टॉप कुछ नया दिखता रहेगा, नॉन स्टॉप आपको ब्रेन के लेवल पे तो प्लेजर मिलेगा, लेकिन बॉडी के लेवल पे बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आज अगर हम देखें तो एडिक्शन इस लेवल पर है, लेकिन अगर हम फ्यूचर को समझ पा रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे स्ट्रांग होती जाएगी एडिक्शन और बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है कि या तो पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, एज पेरेंट्स हम कुछ रूल्स डिफाइन करें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं उनके लिए सही गलत क्या है। पेरेंट्स को तो पता है ना कि बैक पेन क्या होता है, नेक पेन क्या होता है, और आजकल तो पेरेंट्स भी सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उनको तो एक्सपीरियंशियली पता है। बच्चों की तो बॉडी अभी फिर भी फ्लेक्सिबल है तो वो बच रहे हैं, लेकिन आजकल मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बताते हैं कि आजकल उल्टा हो गया है। जैसे पहले एक पर्टिकुलर एज के बाद में लोग ज़्यादा आते थे, पेशेंट ज़्यादा आते थे एट द एज ऑफ 50, 60, 70। अब क्या हो रहा है, उल्टा हो गया है, अब यंगस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं, 10-12 साल की एज से आने शुरू हो जाते हैं, और विद सीवियर केसेस, और 15 साल 20 साल 25 साल की एज में बहुत आ रहे हैं पेशेंट्स जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल एडिक्शन। अब इसके 2 सॉल्यूशंस मुझे समझ आ रहे हैं, अगर कोई तीसरा आपको समझ आए तो आप बताना। एक ये है कि पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रेशर क्रिएट हो, पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंशली पता है कि ये एडिक्शन की वजह से उसका कितना बुरा हाल होने वाला है उनके बच्चे का। उस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, थ्योरेटिकली तो समझ आ रहा है, बट अभी उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो उसको जितना मर्जी समझा दो वो उसके लिए एक लेक्चर के जैसा है, वो कहेगा बंद करो ना अपना मुंह, क्यों लेक्चर दे रहे हो मुझे। उसको पता ही नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है। इट्स बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ इग्नोरेंस। दे डोंट इवन नो एक्सपीरियंशियली कि इसका कितना खराब इफेक्ट आ सकता है। जैसे अभी वो मजे मजे के लिए बस सिगरेट पी रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इसकी वजह से 10 साल बाद क्या होगा। जब आज दिन की 1 सिगरेट या हफ्ते की 1 सिगरेट दिन की 10 सिगरेट बन जाएगी, तब क्या होगा वो उसको पता ही नहीं है। आज उसके लिए वो फन है, स्टाइल है, पीयर प्रेशर है, जो मर्जी हम उसको नाम दें, बट उसकी वजह से 10 साल बाद क्या होगा वो उसको नहीं पता है। तो या तो पेरेंट्स की तरफ से कुछ आए, बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि जब पेरेंट्स किसी चीज़ को फोर्सफुली इम्पोज करने की कोशिश करेंगे बच्चों पे, तो या तो बच्चे रिवोल्ट करेंगे, वो उन्हीं से लड़ने लग जाएंगे अपने पेरेंट्स से, और ऐसा होता भी है, एग्रेसिव हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्लैश आ जाएगा। बट उसका एक तरीका ये है कि पेरेंट्स डिस्कस करें वो सारी चीज़ें कि ये चीज़ आगे जा कर के क्या होगी। बिकॉज रिसर्च ने ऐसा शो किया है US में स्पेशली कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों से उनकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में ये सेक्स एजुकेशन दी है, उनके प्रेगनेंसी रेट्स वगैरह काफ़ी कम हैं चांसेस, बिकॉज दे यूजिंग प्रोटेक्शन। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विच पेरेंट्स शुड हैव विद देयर किड शुड बी देयर। एक होता है कि पेरेंट्स आर वेरी बिजी विद देयर ओन लाइफ, वर्क है, ये प्रेशर है, घर का प्रेशर है, बहुत काम है, बट रादर गिविंग जस्ट एन आवर क्वालिटी टाइम जो होता है दैट विल बी एनफ, रादर देन टेलिंग देम कि ये चीज़ मत करो, बिकॉज आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू लाइक नहीं, व्हाई वुड आई लिसन टू यू। बट ये बताना कि अगर आप ये करोगे तो इससे ये चीज़ें होती हैं, या कुछ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाना, बिकॉज हमारे अराउंड काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। और आई थिंक जब हम मूवीज़ के लिए भी जाते हैं, अभी कोविड में नहीं बट नॉर्मली, सो
सबसे पहले एक ऐड आती है जिसमें there's this mother जिसको यहाँ पर कैंसर है, बहुत तरह तरह की एड्स आती हैं, राइट। बहुत तरह तरह की होती है एडिक्शन से रिलेटेड, तो वो चीज़ें देख करके और वो समझाना और जैसी वो ऐड आती है लोग अपना मुंह नीचे कर लेते हैं, ज़्यादातर मैंने तो देखा है, ज़्यादातर, हाँ। देख तक नहीं पाते हैं। सो वो चीज़ एक दिमाग में डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सेंस ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन जो रियल लाइफ बेस्ड हो, जो प्रैक्टिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो पेरेंट्स दे सकते हैं, समझा सकते हैं। इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट, बिकॉज जितना पेरेंट्स फोर्सफुली अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही बच्चों को मज़ा आएगा उनसे लड़ने में, और वो रिवोल्ट के मोड में चले जाएंगे और वो छुप छुप करके उस काम को करने लग जाएंगे और पेरेंट्स को पता तक नहीं होगा, उनसे झूठ बोलने लग जाएंगे, जो देखा जाए तो और बुरा हो गया, एक रिलेशनशिप और ख़राब हो गई। या तो कभी भी बच्चों को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है एज पेरेंट्स। हम इसको दोनों स्टैंड पॉइंट से देखेंगे, पेरेंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि दोनों तरह के लोग देखते हैं। मेरा जो चैनल है ना वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ज़्यादातर चैनल्स में क्या होता है, यूट्यूब में जो भी चैनल्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग होते हैं जो कि उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं या उस कंटेंट को देखते हैं। मेरे में क्या है, 50-50 है, 50% है बिलो 25 एंड 50% है अबव 25। दैट मीन्स कि पेरेंट्स भी देख रहे हैं अभी इस वक्त हमारी इस कॉन्वर्सेशन को, और बच्चे भी देख रहे हैं, तो दोनों के स्टैंड पॉइंट से हमको सोल्यूशन निकालना है। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन क्या है कि बात करो, आराम से बैठ करके बात करो और उनको फ्रीडम दो, उनको बोलो आपको करना है तो करो, दैट्स ओके, बट ये करने की वजह से देखो ये होने वाला है। एक और आइडिया हो सकता है कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट को घर बुलाया जाए या अपने बच्चों को लेकर के जाओ किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, वो उनका चेकअप करेगा और वो चेकअप करके प्रैक्टिकली बताएगा देखो कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जैसे वो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स प्रेस करेंगे ना तो बच्चे को दर्द होएगा, वो समझाएगा उस बच्चे को। अगर वो उसको समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसा भी होता है, और वहाँ पर वो और पेशेंट्स को देखेंगे, क्योंकि जो लर्निंग एक्सपीरियंस से होती है दैट इज़ फार सुपीरियर टू जो लर्निंग नॉलेज से होती है या फिर बातों से होती है, मॉडलिंग जिसे कहते हैं हम। राइट। एक्सपीरियंशियली उसको कुछ ऐसा दिखाया जाए या कुछ ऐसा बताया जाए या फिर किसी भी तरीके से उसको एजुकेट किया जाए एक्सपीरियंशियली कि देखो ये हो रहा है बेटा। अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, अगर आपको ये पेन नहीं चाहिए जो इन्होंने अभी दबाया ना, आपको पेन हुआ, अगर आप अभी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लेकर के आओगे तो पेन परमानेंट हो जाएगा, हमेशा इतना दर्द रहेगा। आप चाहते हो इतना पेन? तो फिर बच्चा कहेगा नहीं 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 मेरे को इतना दर्द तो नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, वहां से एक फियर आया। फियर वैसा नहीं अथॉरिटी वाला, एक तो है फियर उसको मारना, पीटना, चीखना, चिल्लाना, फिर तो बच्चा भी चीखने लग जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद में जाकर के वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, वो इनफैक्ट सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को और हमने आइसोलेट कर दिया, जितना आइसोलेट कर दिया वो और इंडल्ज हो जाएगा, वो चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग जाएगा, वो अलग ही जोन में चला जाएगा। फिर माँ बाप के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बच्चों को कैसे संभाले। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मेरे पास आती है मेरे सेशंस में, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो लोग आते हैं उनकी। ये तो हो गया माँ बाप के एंड से। अब बात करते हैं यंगस्टर्स के एंड से। कोई टीनेजर है मेरी वीडियो देखता है, एज ग्रुप है मान लो 14-15 साल से लेकर के 20-22 साल 25 साल तक। उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है उसको जल्दी डेवलप करो। अब टाइम नहीं है, क्योंकि एआई बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। या तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, जो आपकी इंटेलिजेंस है या तो उसको बढ़ाओ, नहीं तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी ब्रेन को कंट्रोल कर लेगी, हाईजैक कर लेगी। इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपका ग्रुप कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, ये भी बहुत इफेक्ट करती है कि आपकी मेंटालिटी क्या रहेगी। राइट, क्योंकि जैसे लोगों के साथ में आप रहोगे वैसे ही आप बिहेव करोगे, वैसे ही सोचोगे, वैसे ही एक्ट करोगे, दैट इज़ वन। बट मान लेते हैं कि आपके आसपास में जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में और इधर उधर, मान लेते हैं वो खुद ही एडिक्ट है, वो खुद ही इंडल्ज हुए पड़े हैं इन सब प्लेजर्स में, तो अब आप क्या करोगे? ऑनलाइन ऐसे सेशंस को देखो ना, सिर्फ मेरे नहीं औरों के भी हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी बहुत सेशंस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, वो पढ़ो बिहेवियर के बारे में, माइंड के बारे में, थॉट के बारे में। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसी बातों को जब कोई बच्चा समझने लग जाएगा तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है वो स्ट्रांग होने लग जाएगी, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप होने लग जाएंगी, और वो एक बार डेवलप हो गई वो परमानेंट सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि घर में आग लगी हुई है, तो हम बैठ करके सोच नहीं सकते ना कि अब क्या करें क्या ना करें। अगर जो बच्चे हैं यानी जो टीनेजर्स हैं या जो कॉलेज में हैं, अगर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को नहीं बढ़ाया तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं
जो कि उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी ब्रेन को हाईजैक करने के लिए तैयार बैठी है। मतलब उनकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ से चला जाएगा और किसी और के हाथ में आ जाएगा। अब उन बच्चों को अपने आप से पूछना है, क्या मुझे ऐसी लाइफ चाहिए? अगर वो कहते हैं हाँ ऐसी लाइफ चाहिए, तो बढ़िया है, जो कर रहे हो करते रहो। बट अगर ऐसी लाइफ नहीं चाहिए तो अब आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर ऐसे सेशंस आपको अनकंफर्टेबल भी लगते हैं, क्योंकि अभी पिछले हमारे जो एपिसोड्स अपलोड हुए थे ना, उसमें मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, ज़्यादा तो नहीं, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, सर ये तो बहुत बोरिंग हो गया है, बहुत लंबा हो गया है सेशन, ये क्या आधा घंटे का और 40 मिनट का सेशन कर रहे हो, ये 10-10 मिनट के ना ठीक रहते हैं, क्योंकि वहाँ तक उनका ध्यान लग जाता है। तो अगर उनकी माइंड को डेवलप करना है, उनको खुद को, क्योंकि जो दर्द होगा वो उनको होगा, उनके पेरेंट्स को थोड़ी ना होगा। फिजिकल जो पेन है या लाइफ खराब होगी उनकी होगी, उनके पेरेंट्स की थोड़ी ना होगी। तो अगर इतनी सी अकल उनके अंदर है, इतनी सी बात उनको समझ आ रही है, तो वो क्या कहेंगे कि अगर मुझे बोरिंग लगते भी हैं ये सेशंस, तब भी मैं देखूंगा, क्योंकि उनकी एज है मानो 16-17 साल, 18 साल या 20 साल, बट उनकी थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए एक 40 साल के आदमी जैसी। यही तो सोल्यूशन है ना। 40 साल नहीं भी तो भी अपनी एज से थोड़ा ज़्यादा। और आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट आप कितना अपने आप को अवेयर रखते हैं, कितनी चीज़ें सीखने को तैयार हैं, कितने आप लाइफ में एक डिसीजन लेने का आप में एबिलिटी है और उसको बढ़ाते हैं। बिकॉज हम हर चीज़ सीख के नहीं आते, सीखना ही होता है। ऐसा भी होता है कि बहुत कम एज के लोग भी काफ़ी मैच्योर होते हैं बिकॉज उन्होंने लाइफ में चीज़ एक्सपीरियंस की हैं। आई वॉज अबाउट टू कम ऑन दैट। वो कैसे होते हैं मैच्योर, और जो नहीं होते वो क्यों नहीं होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है? बट ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस होता है जिससे वो मैच्योर हो जाते हैं? आई थिंक मोस्टली हार्डशिप्स, या फिर आपने ऐसा देखा हो किसी को जो हो रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके आसपास किसी के साथ हो रहा हो या आपके साथ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में। जैसे मान लो उनकी एज है 50 साल, 60 साल, 70 साल, और वो मैच्योर नहीं है बिल्कुल भी। बट ऐसे भी हैं जो 20 साल की एज है लेकिन बहुत मैच्योर है। व्हाट आई थिंक इज कि जो बेसिक जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है आपकी थॉट प्रोसेस का, कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। और थॉट प्रोसेस कैसे बनती है? कंपनी से, कि आप कैसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हो। जैसे अगर बताना है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, या किसी के भी बारे में अगर हमको बताना है कि उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, तो ये देखो कि वो अपना मैक्सिमम टाइम किस तरह के लोगों के साथ में स्पेंड कर रहा है। फिर चाहे ऑनलाइन स्पेंड कर रहा है, चाहे बुक्स के थ्रू कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है। जिन 5 लोगों के साथ कर रहा है उसकी लाइफ वैसी ही कुछ होगी, मिलती जुलती। आई थिंक एक्सपीरियंस इज नॉट द आंसर, बिकॉज खराब एक्सपीरियंस हमारे हाथ में नहीं है ना। व्हाट यू आर सेइंग इज मैच्योरिटी थ्रू एक्सपीरियंस। आई एम सेइंग दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज वो तो अगर किसी के साथ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई खुद जान करके कोई अपने लिए खराब एक्सपीरियंस थोड़े ना क्रिएट करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। तो उस तरह से मैच्योर होना इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बचता क्या है उन बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि किसी ऐसे लोगों की बातें सुनो जिनको आपसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है और जो मैच्योर भी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है उनके पास में एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो मैच्योर ही हो। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे, आपने भी देखे होंगे अपने आसपास में, भरे पड़े हैं। किसी पान की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे आपको 50 साल के, 60 साल के ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बातें जैसे ही मुंह खोलेंगे तो आप कहोगे ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो बच्चों से भी गई गुजरी है। और दूसरी तरफ से कुछ बच्चे हैं जिनकी एज है 19-20 साल लेकिन बहुत मैच्योर है। तो उनकी थिंकिंग मैच्योर कैसे हुई और उनकी क्यों नहीं हो पाई? संगति का असर है। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में। बिल्कुल। उनकी जैसी संगत रही बचपन से लेकर के 60 साल की एज तक, वैसे ही वो बन गए। सो द सॉल्यूशन इज टू बी इन कॉन्टैक्ट, not in direct contact, that is not practically possible, to be in an indirect contact and to learn from those people, those who are much more mature in terms of their thought process, in terms of their mindset, in terms of the way they think. तब आपका ये जो पेस है माइंड के डेवलपमेंट का, वो तेज हो सकता है। मानो किसी इंसान ने 20 साल में कुछ सीखा, 20,000 बुक्स पढ़ करके, अगर उसकी बातों को आप सुनते हैं अगले 20 दिन तक, तो उसमें से बहुत कुछ आप सीख जाओगे उस इंसान से। धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे लोगों की बातें आप सुनते चले जाओगे, समझते चले जाओगे, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी भी थॉट प्रोसेस वैसी ही होती चली जाएगी। इनफैक्ट बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि आप जो बोलने वाले होते हैं ना, वो हमको पहले ही पता लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई इंट्यूशन नहीं है। हुआ क्या है कि उन्होंने इतना सुन लिया है मेरे को पिछले 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, कि उनकी और मेरी थॉट प्रोसेस अलाइन हो गई है। उनको पता है कि अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि माइंड एक जैसे काम करने लग गया है।
तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि लाइफ में भी जब वो किसी प्रॉब्लम में जाकर के फंसते हैं तो वो उसी तरह से एक्ट करते हैं जिस तरह से मैं एक्ट करता हूं. आप कह सकते हो कि एक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है, वो वे चेंज होने लग जाता है जैसे जैसे आप उन लोगों के कांटेक्ट में आते हो. बिल्कुल एक चश्मे की तरह हो गया, किसी ने लाल चश्मा लगाया, किसी ने हरा लगाया है, तो हरे के कांटेक्ट में आप जैसे ही जाओगे आपको दुनिया हरी दिखने लग जाएगी, लाल के कांटेक्ट में जाओगे तो लाल दिखने लग जाएगी. हाँ, अगर किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में चले गए जिसने कोई चश्मा नहीं लगाया हुआ है तो हो सकता है आपको एज इट इज भी सब कुछ दिखने लग जाए, विच इज़ अ बिग थिंग अगर हो जाए तो. और यंग एज में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है. और अगर ये ना हो तो सोल्यूशन क्या है? आई डोंट थिंक देयर इज एनी सोल्यूशन आज के टाइम में, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं उनको अगर पैसा कमाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आपकी अटेंशन को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए. अगर आपकी अटेंशन उनके हाथ में आ गई तो सब कुछ उनके हाथ में आ गया, आपकी लाइफ उनके हाथ में आ गई. तो अब या तो आपकी अटेंशन को वो कंट्रोल करेंगे अपने फायदे के लिए या फिर आप खुद करोगे. अगर आप खुद करना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आना पड़ेगा जिसकी अटेंशन उसके कंट्रोल में हो. इनफैक्ट इसी चीज़ से मुझे याद आया, देयर इज़ अ फेमस साइकोलॉजिस्ट नेम्ड पीटर कोहेन करके. उन्होंने कहा था कि लेट्स नॉट कॉल दिस एडिक्शन, लेट्स कॉल इट बॉन्डिंग, बिकॉज दिस द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट यू हैव, ईदर यू हैव विद अ पर्सन और यू हैव विद अ सब्सटेंस और सम रिलेटेड बिहेवियर. सो यू नो, आप कैसे किस चीज़ से बॉन्ड कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा. एडिक्शन वर्ड अगर हम यहाँ से हटा दें और बॉन्डिंग वर्ड लगा दें तो आई थिंक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. जैसे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, एयर चाहिए, ये क्या है? एक तरह की बॉन्डिंग ही तो है. इसको बॉन्डिंग कहो, अटैचमेंट कहो, इसको नीड कहो, इसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहो, इसको सर्वाइवल प्रोसेस कहो, कुछ भी बोलते रहो. तो अब डिपेंड ये करता है कि आप किसके साथ में बॉन्ड होते हो. Exactly. जैसे अगर पानी की ही बात करी जाए, आज हर घर में फिल्टर है, पहले एक ज़माने में नहीं होता था. क्यों? क्योंकि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पोल्यूशन भी कम था, पॉल्यूशन भी कम था, वाटर पॉल्यूशन भी कंपैरेटिवली कम था. आज बहुत ज़्यादा है. तो आज हर घर में वाटर प्यूरिफायर है ऑलमोस्ट. क्यों है? इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, जो टॉक्सिक चीज़ें उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होता है? अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है? फॉल इल, वी फॉल इल. इम्यून कई तरह की बीमारियां हमको लग जाती है, कई तरह के बैक्टीरिया वायरसेस हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से पेट भी खराब हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है. या आपके ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है. ब्रेन पे भी इफेक्ट आ सकता है. इसलिए हम अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं. तो क्या इसी तरीके से हमको एक थॉट प्यूरिफायर की ज़रूरत नहीं है? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो कॉन्शियस एफर्ट होने की ज़रूरत है, दैट यू नो यू दिस इज़ द डिसीजन दैट आई एम मेकिंग. व्हेन आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, आई थिंक दैट कैन वर्क एज वन ऑफ द फिल्टर्स. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है ये भी समझना पड़ेगा कि ये क्या ये अंदर से आती है या बाहर से अंदर आती है. क्यों? क्योंकि जानवरों को अगर आप देखोगे तो उनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज फार एज देयर फ्यूचर इज कंसर्न्ड. जो अभी आपने चूहे का एग्जांपल दिया था कि चूहे को एडिक्ट बनाना बड़ा आसान है अगर वो खाली है तो. अगर वो खाली है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है अपने एक्शंस की कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ. जहाँ उसको प्लेजर मिलेगा वो वहीं चला जाएगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? अगेन बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस. किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल हो. इररिस्पॉन्सिबल लोगों के कॉन्टैक्ट में आप रहोगे तो आप भी इररिस्पॉन्सिबल हो जाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में हो जो स्पीड लिमिट है मानो वहाँ पे 80 की और वो 120 की स्पीड पे चला रहे हैं, तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया. तो आपका भी वैसे बिहेवियर हो जाएगा, आपका भी वही करने का मन करेगा. दूसरी तरफ से कोई ऐसा इंसान है जो कि तरीके से चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है, तो आप भी वैसे ही बनने लग जाओगे. जो देखोगे वैसे ही तो बनोगे, वैसे ही तो सीखोगे और वैसे ही तो बनोगे. वही लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों तरीके से ही अपने बिहेवियर को सामने वाले को देख करके मॉडल करते हैं. ये कॉन्शियसली जब होता है तब तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये काफ़ी जगह यूज़ होता है. बिहेवियर मॉडिफिकेशन काफ़ी नोन चीज़ है. बट अनकॉन्शियसली भी अगर आप देखें तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, अगर आप किसी अल्कोहलिक फादर के साथ ग्रो करते हैं और आप कितना भी उस समय अपने फादर को डिस्पाइज करें, and you grow up, a lot many people become addicts. इसलिए नहीं क्योंकि वो बनना चाहते हैं, but because they have seen something like that. एग्जैक्टली हो सकता है वो सोचते ये हों कि मेरे को इसको हाथ भी नहीं लगाना है, ये इतनी गंदी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इतनी प्रॉब्लम्स उसने देखी. तो वो चाहता ये है बच्चा कि मैं कभी भी ना पीऊँ और कुछ नहीं भी पीते हैं. बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि
अगर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। Yeah. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। सो उसी की मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। Yeah. ये हो गया थॉट फिल्टर, जैसे वाटर फिल्टर है घर में। यानी कि यंग एज में ही ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाओ जो अपनी थॉट प्रोसेस को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर चुके हैं और कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। उन लोगों के कांटेक्ट में आओ तो आपकी भी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे उनसे अलाइन होने लग जाएगी। जैसे जैसे अलाइन होती चली जाएगी आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आता चला जाएगा और ये एडिक्शंस आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है थॉट प्रोसेस। इनफैक्ट एक रिलेशनशिप को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए थॉट प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है, वरना एक रिलेशनशिप अच्छी बनेगी कैसे? और रिलेशनशिप नहीं होगी तो एडिक्शन से कैसे बचोगे? ये तो लूप है ना पूरा का पूरा। बिल्कुल। जिसकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं उस पर एडिक्शंस हावी नहीं हो सकते हैं। जिसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो अंदर से पूरी तरह से लोनली है, चारों तरफ उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से उसके घर का एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक है, तो वो तो एडिक्शन में जाकर के फंसेगा ही फंसेगा, या फंसेगी ही फंसेगी। वो कहीं ना कहीं जाकर के या तो बॉन्ड करेगा या अटैच हो जाएगा या एडिक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इसी चीज़ से अगर देखा जाए तो इट्स अ सेंस ऑफ रिलीफ। आप इतनी चीज़ों को झेल रहे हैं एंड देन यू गेट हाई, सो यू दिस अ सेंस ऑफ रिलीफ कि ठीक है अब मेरा दिमाग यहाँ से हट गया, राइट, एस्केप हो गया ना। एस्केप। या इट्स बेसिकली एन एस्केप फ्रॉम द रियलिटी विच इज टॉक्सिक। तो अब अगर एस्केप करना ही है, मान लो कि आपके घर की रियलिटी बहुत ही टॉक्सिक है, एस्केप करना है, आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे? यूट्यूब पे या इंटरनेट पे दो तरह का कंटेंट है। 90% कंटेंट है आपको टेम्पररी रिलीफ देने के लिए, इमीडिएट प्लेजर देने के लिए, टाइम पास के लिए, मज़े के लिए, बट वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, क्योंकि अब आप उससे एडिक्ट होते चले जाओगे, अब उसको नहीं छोड़ पाओगे। और प्लस उससे आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप नहीं हो रही है। पहले ही आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है क्योंकि एज अभी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है। प्लस ऊपर से आप ऐसा कुछ देखते चले जा रहे हो जो ऐसी एज के बच्चे बना रहे हैं जिनकी अभी खुद की थिंकिंग एबिलिटीज़ आप ही के लेवल की है, तो आपको देखने में मज़ा तो आएगा। क्यों? क्योंकि आप रिलेट कर जाओगे। या एक बच्चे के कंटेंट से एक बच्चा बड़ी आसानी से रिलेट करेगा, उसके व्लॉग को देखेगा, बड़ा सही टाइम पास हो जाएगा। जैसे कोई 18 साल का बच्चा है, वो 18 साल के बच्चे का व्लॉग देखेगा, उसको बड़ा मजा आएगा, वो कहेगा अरे ये देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि वो बड़ा चला के दिखाएगा। वो बेसिकली जो वो नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, वो बच्चा जो उसको देख रहा है वो सब कुछ वो कर रहा है, तभी तो वो उसको देख रहा है। अगर वो एक्चुअल में अपनी रियलिटी दिखा दे तो वो नहीं देखेगा। तो वो क्या दिखा रहा है? उसका एग्जैक्ट अपोजिट जैसा कि रियलिटी है, तो वहां पे वो एडिक्ट हो गया है। अब वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में जी रहा है, जी रही है। सेंस ऑफ रिलीफ है वहाँ पर। सेंस ऑफ रिलीफ है। अगर आपकी रियलिटी बुरी है तो सपनों की दुनिया में रिलीफ मिल रहा है, कोई बात नहीं, क्या बुरा है? बट बुरा ये है कि आप उससे एडिक्ट हो रहे हो, और वो टेम्पररी बेसिस पे तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बट परमानेंटली आपकी लाइफ को और डैमेज करता चला जा रहा है अंदर ही अंदर। इस तरह का जो कंटेंट है, अभी जिस लेवल की हम बातें कर रहे हैं, ये कोई बच्चों के लेवल की तो बातें हैं नहीं, ये कोई 15-16 साल के बच्चों के लेवल की बातें नहीं है। तो अगर कोई 15-16 साल का बच्चा इसको देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा पहली बार में, दूसरी बार में भी नहीं आएगा, तीसरी बार में भी नहीं आएगा, हो सकता है। लेकिन अगर वो देखता रहे देखता रहे देखता रहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उसको बातें समझ आने लग जाएंगी। और जहां उसको समझ आ गई तो अब क्या हुआ कि उसकी एज तो है 18-19 साल, लेकिन उसका दिमाग हो गया मैच्योर। एक चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो भी हम करते हैं, जो भी बिहेवियर होते हैं, वो कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ सर्टेन नेटवर्क्स फायर एंड वायर करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं बेसिकली हमारी ब्रेन के अंदर, वो So, फायर होते हैं, राइट। बेसिकली अगर आप एक ही चीज़ रिपीटेटिवली करते रहेंगे तो वो न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। देन इट इज़न्ट दैट डिफिकल्ट। If you're seeing the video again and again and again, you learn something new every time because those circuits are working every time you're watching those videos. Then the pathway is made. Once the pathway is there, then it's easier for you as well to understand things. और ऐसे ही कोई भी स्किल डेवलप होती है। बिल्कुल। ये भी एक तरह की एक स्किल ही हो गई ना, हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं। या ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कहीं नहीं सिखाई जा रही है। मेमोराइजेशन तो सिखाया जा रहा है कि रटो कैसे, रट करके बोल दो, जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ होती है, लेकिन ये कहीं नहीं सिखाया जा रहा है कि सोचते कैसे हैं। तो अगर वो ये देख करके, जो शुरू में अनकंफर्टेबल भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे देखते रहेंगे तो ब्रेन में कुछ नए पाथवेज बनने लग जाएंगे और धीरे धीरे वो आसान होता चला जाएगा काम, जो शुरू में मुश्किल लगेगा कुछ टाइम तक। और जब वो पाथवेज पूरा प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे तो अब उनको इसमें मजा आने लग जाएगा, और उसमें इतना मजा आएगा ही नहीं।
जैसे हो गया ना एक पर्टिकुलर लेवल का किसी को कुछ दे दिया, तो अब उसको उससे कम वाले लेवल में मजा ही नहीं आएगा, वो कहेगा यार ये क्या है, लेवल बढ़ाओ ना, तो उसको उसमें मजा आने लग जाएगा। जैसे गेम में भी एक लेवल पे जा करके फिर मजा नहीं आता है, फिर हम कहते हैं लेवल बढ़ाओ ना, थोड़ा और हार्ड करो, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही इसमें भी होगा। ये क्या है, बेसिकली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ माइंड। जब इसमें किसी को मजा आने लग जाएगा तो उसको छोटी मोटी चीजों में मजा नहीं आएगा। अब मुझे पर्सनली वीडियो गेम में मजा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उससे बड़ी गेम खेलने के लिए बहुत सारी है इस दुनिया में। अपने माइंड के अलग अलग डायमेंशंस को देखना, थॉट को देखना, फीलिंग्स को देखना, इमोशंस को देखना, उसको समझना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि माइंड उस तरीके से चल रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज है 60 साल 70 साल, उनको नहीं मज़ा आता इसमें। तो इसका एक्सपीरियंस से कोई कनेक्शन नहीं है, एज से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन है कंपनी से। कैसे लोगों की कंपनी में आप टाइम स्पेंड करते हो। कहीं ना कहीं पास्ट में मैंने ऐसे लोगों की कंपनी में टाइम स्पेंड किया है, पर्सनली तो नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं मेरे आसपास में ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं जिससे कि मैं इस लेवल की बातें कर सकूं। बट बुक्स के थ्रू पास्ट में कुछ लोग थे जिनकी थॉट प्रोसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन पास्ट में थे कभी, तो उनकी बुक्स हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, तो उसको देख करके धीरे धीरे अपने माइंड को डेवलप किया है। वर्ल्ड वाइड जो साइकोलॉजिस्ट हैं और हैं, उनकी वीडियोज़ को देख करके, उनकी स्टडीज़ को पढ़ करके, उनको समझ करके फिर सीखा है। तो अब क्या होता है कि अब इसी चीज़ में मज़ा आने लग जाता है। ये ही सॉल्यूशन है परमानेंट। आज नहीं तो कल ये करना तो पड़ेगा एक इंसान को, जितनी जल्दी करे उतना बेटर है। जब करना ही है तो 30 साल की एज में क्यों, 40 साल की एज में क्यों, 20 साल की एज में ही करो ना। अपनी थिंकिंग को सॉर्ट आउट करो, डेवलप करो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ कि कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे सॉल्यूशन निकले, समझ आ जाए कि अच्छा ये मैं कर रहा हूं इसकी वजह से क्या होने वाला है, ऐसे दिमाग चलने लग जाए, तो वो पर्सन बच सकता है। तो ये काम मास लेवल पे नहीं हो सकता, इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल लेवल पे ही होगा। कि जो ये देख रहा है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो देख करके थोड़ी देर में ही बंद कर देंगे। आई एम श्योर, 100% श्योर। मैं क्या श्योर, वो तो डेटा दिखा रहा है। ऑन एन एवरेज जो लोग देखते हैं वो 30% देखते हैं। ऑन एन एवरेज 30% लोग ऐसे होते हैं मेरी वीडियोस को जो पूरा देखते हैं। मानो अगर 40 मिनट की वीडियो है तो वो 12 मिनट तक ऑन एन एवरेज वीडियो देखी जाती है। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग पूरा देखते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 2-4-5 मिनट में ही बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक अभी जो हमारी बातें हो रही है, यहाँ तक तो बहुत ही कम लोग पहुँच पा रहे होंगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि मास लेवल पे काम हो ही नहीं सकता। एक तो पहले ऐसी वीडियोस को देखेंगे ही बहुत कम लोग, वो भी जो देखेंगे उसमें से भी बहुत कम लोग एक्चुअल में एंड तक पहुंच पाएंगे, इस पॉइंट तक। अभी भी यहाँ तक अगर कोई पहुंच पा रहा है तो दैट मीन्स उसकी और मेरी थॉट प्रोसेस काफी हद तक अलाइन हो चुकी है, तभी वो पहुंच पा रहा है यहाँ तक या पहुंच पा रही है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। वरना अब तक ये वीडियो बंद हो चुकी है। और वो कहाँ है, वही है, वही अपनी दुनिया, ख्याली दुनिया, जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है जैसा एक्चुअल में नहीं होता है। तो आज हमने एडिक्शन को कवर किया। अगला टॉपिक आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो या इसका नेक्स्ट लेवल हो? क्योंकि हम प्लेजर प्रिंसिपल पे ही चल रहे थे, तो इससे रिलेटेड हम पर्सनालिटी पे अगर जाके थोड़ा बात करें तो नार्सिसिज्म पे भी हम आ सकते हैं। मेरे दिमाग में नार्सिसिज्म चल रहा था, तो वी कैन कवर इट नेक्स्ट टाइम। कैन यू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट कि वो क्या है? अगर हम नार्सिसिज्म की बात करें तो नार्सिसिज्म एक बेसिकली एक पर्सनालिटी टाइप है जहाँ पे आप सिर्फ अपने ही फेवर में हर चीज़ चाहते हैं, अपने ही फ़ायदे के लिए हर तरीके से आपके बिहेवियर्स और हर चीज़ होती है। दिस इंक्लूड्स मैनिपुलेटिंग अदर्स, गैसलाइटिंग, बहुत तरीके की चीज़ें, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ बिहेवियर विच इज़ गुड फॉर यू। और उसमें चाहे किसी और का बुरा भी होता है तो हो जाए, या किसी का नुकसान भी होता है तो हो जाए, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कह रहे हो मतलब सेल्फिशनेस की हद को पार कर दिया है उस इंसान ने, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको हम नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं। तो अब ये वर्ड कहाँ से आया, क्यों आया और इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू देन नेक्स्ट वीक।